दोस्तों करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। प्रश्न पूछा है विच अमंग्स द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी भीमराव अंबेडकर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मूक नायक। मूक नायक जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। जबकि यंग इंडिया, नवजीवन, ये दोनों के दोनों पेपर महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगर नेशनल हेराल्ड की बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। दोस्तों अगर इस चैनल पे यानी आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि इन जर्मनी रूर वैली इज फेमस फॉर, यानी कि जर्मनी में रूर घाटी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये कोयला और स्टील के लिए यहाँ पे ये जो रूर घाटी है जर्मनी में, कोयला और स्टील के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जर्मनी का नक्शा है और यहाँ पे रूर वैली है और यहीं पे कोयला और स्टील के लिए फेमस हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं पूछा है नेम द लेक लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में जो झील है उस झील का नाम क्या है। तो देखिए कृष्णा और गोदावरी आप जानते हैं ये दक्षिण भारत की नदियां हैं, कृष्णा और गोदावरी, और इसके बीच में कौन सी लेक पाई जाती है। तो यहाँ पर केलुरू लेक यानी कि केलुरू लेक झील कृष्णा और गोदावरी के बीच में पाया जाता है। अगर हम वुलर झील की बात करें तो भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि ये जम्मू कश्मीर में है। सांभर की बात करें तो सांभर झील कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। यहाँ पे देख सकते हैं कैलुरू इज लोकेटेड बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टाज, जो कि कैलुरू है ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में ये स्थित है। और चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये महत्वपूर्ण है और अभी बीपीएससी शिक्षक परीक्षा एग्जाम में इस प्रश्न को डायरेक्टली पूछा गया था। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है यहाँ पे देखिए आप सभी जानते हैं जो क्रस्ट यानी होता है ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी की 3 लेयर होते हैं। सबसे वाले बीच वाला यानी कि यहाँ से इसको काट दें तो 1 लेयर, ये 2 लेयर और 3 लेयर। तो जो ऊपरी वाला लेयर होता है उसको कहते हैं सियाल। क्या बोलते हैं, सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ये जो बीच वाला लेयर होता है इसको बोलते हैं सीमा, ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और ये बीच यानी कि सबसे बीच वाला पॉइंट होता है उसे कहते हैं नाइफ यानी NIFA, निकेल और फेरस। इसको कोर भी कहते हैं। तो आप यहाँ समझ गए होंगे बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो एग्जाम में पूछा था वो पूछा था कि जो महासागरीय है यानी कि महासागरीय जो क्रस्ट है उसमें से क्या पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉन्टिनेंटल होता है, कॉन्टिनेंटल ऊपर जिस पे हम लोग हैं जहाँ पे देश हैं, तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वहाँ पे सियाल पाया जाता है। जबकि यहाँ पे महाद्वीप पे यानी कि कॉन्टिनेंटल पे पूछा है सीमा, जबकि ये गलत हो गया। तो कॉन्टिनेंटल पे क्या होगा, सियाल, ठीक है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम सबसे ऊपरी वाले पे है, तो पहला तो गलत हो गया, तो नहीं पहला तो होगा ही नहीं, तो ये आंसर बी तो एलिमिनेट हो गया। दूसरा महासागरीय क्रस्ट, महासागरीय यानी कि ओशियनिक जो क्रस्ट होते हैं यहाँ पर क्या पाया जाता है, सीमा पाया जाता है। सीमा क्या, सीमा, 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 सीमा बोले थे सिलिकॉन और मैग्नीशियम, जबकि यहाँ पे पूछा है सिलिका और एल्युमिनियम, तो यहाँ पे दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा कोर, कोर मतलब ये वाला अंदर, अंदर में क्या पाया जाता है, निकेल और फेरस, जबकि यहाँ पे बोला है निकेल और फेरस। दो, इसका मतलब कि ये नीचे थर्ड वाला सही है। जो कोर है पृथ्वी के सबसे अंदर वाला भाग उसमें निकेल और फेरस पाया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा केवल और केवल क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा अगर पूछे सियाल के कितना % भाग है, तो सियाल में सिर्फ और सिर्फ 1% ही भाग है, सबसे कम है। अगर सीमा से पूछे तो ये 84% भाग है, लेकिन अगर नाइफ सबसे बीच वाले में पूछे तो 15% भाग है। यानी कि सबसे पूछे कि सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है किसकी है, तो सीमा के है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की है। दोस्तों अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है, यहाँ पे देखिए ये वाला है ओशियनिक, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट है यानी कि महासागरीय भूपर्पट्टी है। और महासागर की बात करें तो यहाँ पे सीमा हो जाएगा, सीमा,
क्या याद रखिएगा, सीमा, सीमा डूब जाएगी। तो यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम जो है कहाँ पे, ओशनिक क्रस्ट में पाया जाता है। पेपर में यही पूछा था कि महासागरीय महासागरीय क्रस्ट में क्या पाया जाता है, तो सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। जबकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब होता है जिसपे महाद्वीप है, जहाँ पे सभी हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सियाल हो जाएगा। क्या, सियाल। सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाएगा, यानी सिलिका और एल्युमिनियम कहाँ पे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में है। और ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। जबकि हमें नीचे अगर बात करें तो जो अंदर वाला पार्ट, जैसे कि इनर इनर सबसे आंतरिक की पार्ट जिसे कोर कहते हैं, तो वहां पे जो पाया जाता है NiFe, क्या पाया जाता है, एन, यहाँ पे लिख सकते हैं आप NiFe, NiFe, निफे जिसे कहते हैं, निकेल और फेरस, निकेल और फेरस, आयरन की मात्रा, ये सभी के सभी ज्यादा पिघली हुई वस्तु यहाँ पे अवस्था में पाई जाती है, मेटल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है देख लेते हैं कि इन विच ऑफ द गिवन कंट्रीज या कंट्री लेक सुपीरियर इज लोकेटेड, यानी कि इनमें से जो दिए गए देश हैं, यहाँ कहाँ पर लेक सुपीरियर पाया जाता है, सुपीरियर झील पाया जाता है। तो देखिए यूएसए और कनाडा के बीच में यूएसए और कनाडा के बीच में लेक सुपीरियर झील पाया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, यूएसए और कनाडा को कौन से लाइन के द्वारा अलग किया जाता है, तो 49 डिग्री चैनल। ठीक है, 49 डिग्री चैनल के द्वारा यूएसए और कनाडा को अलग करता है। और भारत अगर पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान रेड क्लिप के द्वारा अलग करता है। और भारत और चाइना की बात करें तो मैक मोहन लाइन के द्वारा भारत और चाइना। ठीक है, अगला हाँ यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है कनाडा, ये वाला पार्ट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कनाडा है, जो कि और यहाँ पे ये है यूएसए है, ये है यूएसए। ठीक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश है जो कनाडा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट नंबर की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, रशिया हो जाएगा। और रशिया और कनाडा के बीच में यहाँ पे सुपीरियर लेक है, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। ये कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका है, यानी कि ऊपरी वाले क्षेत्र में है, जो कि ये लार्जेस्ट है। इट इज आल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ बाय द सरफेस, यानी कि सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेक सुपीरियर एक्सटेंड फ्रॉम द अपर पेनिनसुला टू मिशिगन, नॉर्थ यूएसए, ऑर्टोरियो और कनाडा, यहाँ तक इसकी फैला हुआ है। यानी कि सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महान झीलों से सबसे बड़ी है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पेपर में ये पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, लेक सुपीरियर, यानी कि सुपीरियर झील हो जाएगा। कहेगा कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका में है। अगर दो नॉर्थ अमेरिका और उसके ऊपर में जाएंगे, यानी कि नॉर्थ साइड में, तो वहाँ पे कौन सा है, कनाडा है। तो याद रखिएगा सुपीरियर झील मिशिगन उत्तर में क्या है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ऊपरी प्रायद्वीप से लेकर के कनाडा के एंटोरियो तक फैली हुई है। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को, यानी कि आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस में वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था। देखिए आप सभी जानते हैं 10 के आधार पर, यानी हर 10 वर्ष में क्या होता है कि जनगणना होता है, और 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस में थे, तो कहाँ था, बिहार में था। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पृथ्वी के आकार और आकृति में सनातन, ठीक है, समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं, यानी कि विच ऑफ द प्लैनेट कॉल्ड अर्थ ट्विंस, पृथ्वी का जुड़वा किसे कहते हैं, बिकॉज सिमिलरिटी इज द इट्स साइज एंड द शेप, यानी कि पृथ्वी के शेप और साइज के आकार में ही है वो ग्रह, और इसीलिए उसे पृथ्वी का जुड़वा बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह को कहते हैं वीनस ग्रह, और ये वीनस ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के भी नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की भीगनी या पृथ्वी की जुड़वा भी इसको बोला जाता है। मार्स ग्रह को मंगल ग्रह बोला जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह। और मरकरी है जो पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक में बुध ग्रह है, और मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जुपिटर है जो कि टोटल 8 ग्रह में से सबसे जो बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, जुपिटर है। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं,
कि वीनस इज द कंसिडर एज अर्थ ट्विन, यानी वीनस को अर्थ का ट्विन बोला जाता है बिकॉज सिमिलरिटी साइज और शेप दोनों की बराबर है। ठीक है, साइज और शेप दोनों की बराबर है। क्यों बराबर है? देखिए, अगर इसकी रेडियस की बात करें तो 6371 किलोमीटर है, यानी कि पृथ्वी का जो रेडियस है, पृथ्वी का रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर है। जबकि हम इसी की बात करें, किसकी? वीनस की बात करें, तो इसकी जो रेडियस है इसकी भी लगभग कितना है? 6051 किलोमीटर है। लगभग लगभग दोनों के सेम में 100-200 किलोमीटर की वजह से कोई मान नहीं रखते हैं। इसलिए हम इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह को ही मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, यानी भोर का तारा और शाम के तारा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही? महात्मा, देखिए जब लोगों को जब 1900 ठीक है, जब भारत ने यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजों से, यानी ब्रिटिश सरकार से हमें बोला कि हमें आज़ादी दे दो, तो उस समय क्या होता है? वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था 1939 से लेकर के 1945 के बीच में। तो उसी स्थिति में जो ब्रिटिश सरकार थे वो कह रहे थे कि अभी हम वर्ल्ड वॉर 2 में, यानी कि विश्व युद्ध 2 में बिजी हैं। आप क्या करें कि हमें सहयोग दें और आपको संविधान सभा की और आपको हम आज़ाद कर देंगे। उस स्थिति में नाराज हो गए, उनकी बात को नहीं माना, जिसके कारण है हुआ क्या कि किसी भी लोगों को आंदोलन करने से मना कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो भी करते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था। और इसीलिए महात्मा गांधी ने ये बोला कि आप ऐसा करो कि झुंड बना के मत, यानी कि सभा मत करो, एक एक करके सत्याग्रह करो। और इसी तरह से जो पहला सत्याग्रही हुए थे वो हुए थे विनोबा भावे। ठीक है, पहला हुए थे विनोबा भावे। दूसरा की बात करें तो दूसरा हुए थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि यही इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरा कौन था? तो दूसरा जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा की बात करें तो तीसरा हुए थे ब्रह्मदत्त। तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो 3 हुआ थे। पहला हुए थे विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा हुए थे ब्रह्मदत्त। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 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 प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न अगला यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि देखिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्टेड 1940 1940 टू 41, यानी कि 1940 से 1941 के बीच में किया था। जो फर्स्ट विनोबा भावे वाज फर्स्ट सिलेक्टेड एज द फर्स्ट सत्याग्रही। जो विनोबा भावे थे ये पहले सत्याग्रही हुए। और फॉर हिज लेटर जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद विनोबा भावे के बाद जवाहरलाल नेहरू सिलेक्टेड एज द सेकेंड सत्याग्रही। ये दूसरी सत्याग्रही हुए, इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 41 में शुरू किया गया था। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही हुए और बाद में जवाहरलाल नेहरू हुए। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो दूसरा सत्याग्रही कौन हुए? दूसरा जवाहरलाल नेहरू हुए। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि 73वें संशोधन अधिनियम 1992 11 अनुसूची जो है उनमें अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? तो यहाँ पे टोटल कितने विषय से? तो 29 विषय रखे गए थे। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न और भी बन सकता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? तो 1992 में। ठीक है, जिसमें कि 11 सूची अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषयों को जोड़ा गया? तो ये 29 है। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि 73वें संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो ये पंचायतों के प्रशासनिक, यानी कि पंचायती राज संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया और यहीं पे देखिए बीपीएससी AAO के 2021 में भी इस प्रश्न को पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, हु इज नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के किसी ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि से जाना जाता है, यानी कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी की बात करें तो बापू को उपाधि दिया गया है और बापू के नाम से जाना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की बात करें तो लोकनायक और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहे कि ही वॉज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते ही हैं। इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के भी नाम से जानते हैं। किसे? दादा भाई नौरोजी को। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, ये पहला भारतीय थे जो कि बी सिलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। भारत के ये पहला व्यक्ति हैं जो कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, ये भारत के पहला व्यक्ति थे जो कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सदस्य बने थे, सिलेक्टेड हुए थे, यानी इलेक्टेड हुए थे। द बुक टाइटल, और इनकी एक बुक है, दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? तो इन्होंने। और इसके बाद इन्होंने किया रस्त गुप्तार भी इन्होंने लिखा, एडिटेड बाय दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने एक थ्योरी दिया, धन का बहिर्गमन का सिद्धांत, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हिम। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी धन का, ठीक है, धन का निष्कासन या धन का बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने दिया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। कई सारे पॉइंट है यहाँ पे इस स्लाइड में है गया जो कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है। क्या कि भारत के ग्रैंडमैन किसे? दादा भाई नौरोजी को। भारतीय राष्ट्रीयवाद के जनक इसको दादा भाई नौरोजी को। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। राष्ट्र गुप्तार अखबार और दादा भाई नौरोजी ने ही संपादित किया था। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न पूछा, हु वॉज अलार कलाम। अलार कलाम कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के ये गुरु हुआ करते थे। महात्मा बुद्ध के, जब महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया तो उसके बाद करीब 7 साल इधर उधर भटकते रहे और बाद में जाके इनको मिला कौन? अलार कलाम। इन्हीं को गुरु मानते हुए इन्होंने इनको मेंटर मानते हुए क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। मेंटर ऑफ बुद्ध, यानी बुद्ध भगवान के क्या थे? अध्यापक थे, यानी कि गुरु थे। दोस्तों अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। क्योंकि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट देख लीजिए या आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि सभी के सभी कितना ऑथेंटिक और यही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी, यानी कि स्टेट या यूटी हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का मतलब होता है तट रेखा। क्या होता है? तट रेखा। तो वही पूछा है कि भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे तट रेखा लंबी है। आप क्या कर देंगे? गुजरात लगा देंगे, पहला ही आंसर। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपको देखना पड़ेगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों में से बताने कौन सा बड़ा है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश की खाली बात कर दे तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे जो बड़ा कोस्ट लाइन है, तट रेखा है, वो किसकी है? अंडमान और निकोबार की है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ राज्य पूछे तो राज्य में सबसे बड़ा किसका हो जाएगा? गुजरात का हो गया। लेकिन इस प्रश्न के आधार पर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न के आधार पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की जो कोस्ट लाइन यानी तट रेखा सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार की हो जाएगी। और दोनों में से अगर पूछे तो अंडमान निकोबार ही आप क्या करेंगे? आंसर लगाएंगे। और याद रखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ये सभी के सभी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ये सभी के सभी क्या है? तो ये अरब सागर से सटे हुए हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन यहाँ पे गुजरात का है। राज्य में यानी कि यूटी के बारे में करीब करीब कितना किलोमीटर है? तो 1214.7 किलोमीटर है। वही अगर हम बात करें अंडमान और निकोबार की तो यहाँ पे देख सकते हैं 1962 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं और टोटल बात करें तो टोटल भारत की टोटल तट रेखा कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। कितने? 7516.6 किलोमीटर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम केरला की बात करें तो 569 किलोमीटर है, 567.7 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है क्या कि हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग मिस किया, देखिए पहले लिखाता था जलियांवाला बाग का हत्याकांड, अब मिस केयर लिखाता है। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुए थे? तो 13 अप्रैल को हुए थे। कब? 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुए थे जलियांवाला बाग का हत्याकांड। कब?
13 अप्रैल 1919 को। तो उस समय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे जलियांवाला बाग के हत्याकांड के समय में। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द जलियांवाला बाग मिसकेयर आल्सो नोन एज द अमृतसर मिसकेयर, जलियांवाला बाग हत्याकांड को हम अमृतसर मिसकेयर के नाम से जानते हैं और ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेम्सफोर्ड। द कोलोनल रीजनल हैरी डेयर और your ordered troops of the British Indian Army to fire into a crowd of India, यानी कि जो कर्नल रेजिनोल्ड हैरियर डायर, जिसे कहते हैं जनरल ओ डायर, ब्रिटिश भारतीय सेना के क्या थे? ये सैनिकों के भारतीयों की भीड़ पर क्या कर दिया था? उन्होंने गोलियां चला दिए थे, जिसमें से हजारों लोगों की जान चली गई थी। वहां पे एक कुआं है और वहां पे जगह कम होने के कारण यानी कि वहां पे सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है। वहां पे सभा का आयोजन किया गया था और सभा में निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, एंट्री गेट। और जब उन्होंने गोलियां चलाने लगा तो भागने के लोगों को जगह नहीं मिल पाई और कई लोग तो कुएं में ही कूद गए। और कब? ये डेट था 13 अप्रैल 1979 और ये बैसाखी का दिन था। अगला प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनका भी इस सेशन से भला हो जाए। और रेगुलर ये सेशन चलता है तो बाकी अगर आपने सेशन नहीं देखा तो वो बाकी सारी सेशन देख लें, वहां पे मैंने प्ले लिस्ट आपको बना के दिया हुआ है। चलिए अगला यहाँ देख सकते हैं क्या पूछा है कि सहारा डेजर्ट। क्या पूछा है? द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो सहारा रेगिस्तान है, सबसे स्थित बड़े ताजे पानी की झील है जो कि कहाँ है? तो ये चाड में है। कहाँ पे? चाड झील में है, ठीक है। ये इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देख सकते हैं चाड झील, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये पे नाइजीरिया है, ये पे चाड है और ये बाकी लीबिया है और ये अल्जीरिया है। इस मैप में देख सकते हैं, बाकी इधर क्या है? सूडान है। तो यहाँ पे देखिए लेक चाड इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो सिचुएटेड इन द साउथ सेंट्रल। कहाँ पे? साउथ सेंट्रल में है, जो कि किस नाम से? सहारा डेजर्ट है। और यहाँ पे रिवर्स नील एंड नाइजर आर टू इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द फ्लो ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट। जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट यानी कि पूर्वी और पश्चिमी भागों में प्रभावित होता है कौन से? नील नदी, ठीक है। सहारा मरुस्थल के दक्षिणी भाग में स्थित है जो कि चड झील की है और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नील और नाइजर नदियां सहारा मरुस्थल के क्रम पूर्वी और पश्चिमी भागों में प्रभावित होने वाली प्रमुख क्या है? नदियां हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हु ऑफ द फ्लोइंग हैज बीन कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडियंस इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन की महान बूढ़ी औरत किसे कहा जाता है? तो ये अरुणा असफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की महान बूढ़ी औरत कहा जाता है। क्योंकि जब ये 8 अगस्त यानी कि 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था, तो उस समय क्या होता कि अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश हुकूमत ने जितने भी कांग्रेस के महान यानी कि बड़े बड़े लीडर थे उन सभी को पकड़ के जेल में डाल दिए गए थे। और उसके बाद अरुणा असफ अली ने ही उसको क्या कहते हैं? नेतृत्व किया था। और वैसे इन्होंने झंडा लहरा करके आंदोलन को बागडोर संवारा। हालांकि बहुत सभी लोगों को क्या है कि जेल में डाल दिया गया था, महात्मा गांधी को, ठीक है, बाकी और जितने भी कांग्रेस के लीडर थे सभी को। कब? 1942 में। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे हु सेड द, यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा है हु सेड दिस अबाउट रानी लक्ष्मीबाई, हियर ले द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रेबलर्स। ये भी अभी बीपीएससी के एग्जाम में, बीपीएससी का जो टीचर्स एग्जाम था उसमें इस प्रश्न को भी अभी पूछा था। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह किसने कहा था कि हियर ले द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रिबल्स। तो ये कौन सा? तो जनरल ह्यूज ने यह बात को बोला था। किसने बोला था? जनरल ह्यूज ने। अभी एग्जैक्ट एडजेक्टिव क्वेश्चन से प्रश्न को इस तरह से पूछा गया था। अगला देखिए, जनरल ह्यूज रोज ही लेड द ब्रिटिश फोर्सेस अगेंस्ट द रानी लक्ष्मीबाई। ये थे कि रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट लड़े थे। एंड ऑन हर डेथ, जब ये डेथ हो गया तो सेड दैट, जब इनकी डेथ हो गई थी इनके खिलाफ
तब इन्होंने क्या बोला कि हियर द ले द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रिबल्स। ठीक है, ये किसने बोला था? जनरल ह्यूज ने बोला था। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपको बता दूं और इससे रिलेटेड इसी तरीके से बाकी और मैंने 15 से 16 वीडियो का प्ले लिस्ट बना दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। वहां इसी तरह से प्रश्न है और जो भी प्रश्न है वो पूछे गए हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। प्रश्न पूछा कि गौतम बुद्धास मदर बिलोंग टू विच डायनेस्टी, यानी भगवान जो बुद्ध है, बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ था? तो ये शाक्य डायनेस्टी में हुए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं क्या, बारदोली के सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कब किया गया था? बारदोली का सत्याग्रह 1928 में किया था। और जो बारदोली ये है जगह है कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। और गुजरात की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी और इसलिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, द बारदोली सत्याग्रह वॉज द बाय लेड ऑन वल्लभ भाई पटेल एंड स्टेट ऑफ गुजरात ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। कब? ब्रिटिश राज के दौरान में। इट वॉज मेजर एपिसोड ऑफ सिविल डिसऑबिडियंस एंड द रिवॉल्ट। यानी कि बारदोली का सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था, जो उस समय ब्रिटिश राज के दौरान था। कहाँ पे है? गुजरात में है। और वहीं की महिलाओं ने इसे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी और यह सविनय अवज्ञा और विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है क्या कि कंदरिया महादेव टेम्पल, यानी कंदरिया महादेव टेम्पल मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पूछे कहाँ? तो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर कंदरिया माता महादेव का मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है क्या कि कंदरिया, ठीक है, कंदरिया महादेव टेम्पल्स छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो कि मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश को सेंट्रल इंडिया बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए द ग्रेट गॉड ऑफ द कैप, यहाँ पे ग्रेट गॉड ऑफ द कैप है, यानी कि गुफा के महान देवता इसे बोला जाता है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है, जो कि भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर में किसको? कंदरिया माता महादेव को, कंदरिया महादेव टेम्पल को विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन भी जरूर दबा दें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए, क्योंकि यहाँ पे यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला है द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, यानी कि जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु यानी ऊपर वाला बिंदु, जो जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले पार्ट है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। लेकिन वही अगर दक्षिणी पार्ट की बोले तो इंदिरा पॉइंट की बात हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें किबूत की बात करें तो ये किबूत कहाँ पे हो जाएगा? तो ये जो पूर्वी पार्ट है उसे किबुक बोला जाता है। ठीक है, और पश्चिमी पार्ट को सस्क्रिप बोले जाते हैं। यहाँ मैप में हम देख सकते हैं, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए सबसे वाले ऊपरी वाले पार्ट को कहते हैं इंदिराकोल, जो कि कहाँ पे? लद्दाख में है। ये भारत के सबसे उत्तरी सीमा पर है। वही अगर हम दक्षिणी पार्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कन्याकुमारी है, सबसे दक्षिणी पार्ट में है। लेकिन वही अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये अंडमान एंड निकोबार है, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और इसी का दूसरा नाम था पिगमिलियन पॉइंट, जो कि कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, अगर हम पूर्वी की बात करें तो पूर्वी में क्या है? किबूत है। अगर हम पश्चिमी की बात करें तो पश्चिम में क्या है? कि गुहार माथा है। पश्चिमी में क्या है? गुहार माथा है। तो याद रखिएगा सबसे पूर्वी में क्या है? तो किबूत है, पश्चिमी में गुहार माता है, इसी को सरक्रिक बोलते हैं। और अगर यहाँ पे तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ तमिलनाडु के साथ में कन्याकुमारी है। और सबसे भारत की बात करें तो ये अंडमान निकोबार में सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे है, इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट को ही दूसरा नाम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन इंदिरा कोल, वही सेम चीज है। भारत का सुदूर जो उत्तरी है वो इंदिरा कोल है, और सुदूर दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है, और सुदूर पूर्वी पार्ट के तो किबूत है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बात करें तो बिंदु है जो गुजरात है, इसी को हम सरक्रिक या फिर गुहार माथा के नाम से जानते हैं।
दोस्तों ये प्रश्न कई बार हर किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न, कंसीडर द फ्लोइंग मोमेंट। तो देखिए यहाँ पे मोपला विद्रोह की बात करें तो जो ये मोपला विद्रोह है ये हुआ था 1921 ईस्वी में। मोपला विद्रोह, बारदोली की सत्याग्रह, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, और ये हुआ था कब, 1928 ईस्वी में। वही चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये हुआ, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। नमक सत्याग्रह की बात करें हैं जो हुआ था कब, 1930 में, और इसी को सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट भी इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ से कह रहा है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में इसको लगाना है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह, 3 नंबर। 3 नंबर कौन सा, एक ही नंबर है, ऑप्शन नंबर बी, बाकी सारे एक ही से एलिमिनेट हो गया। चलिए अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में, मोपला जो विद्रोह है ये मालाबार रिविलियन हुआ था 1921 में, बारदोली सत्याग्रह 1928 में, साल्ट सत्याग्रह की बात करें तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अबुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, अवध फाउंडेड वाज, ये कुछ विशेष नहीं, आगे यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, विच रीजन इज नोन एज द रूरल ऑफ द इंडिया। भारत के किस क्षेत्र को रूर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर इसलिए क्योंकि यहाँ पर, छोटा नागपुर कहाँ है, तो ये झारखंड में है, और छोटा नागपुर पठार में जो है समृद्ध जो खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण ही भारत का इसे रूर बोला जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनका भी यहाँ से भला हो जाए। कह रहे कि हु हैज द राइट टू स्पीक एंड द टेक पार्ट इन द प्रेसिडिंग बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ द स्टेट एंड लेजिस्लेचर। यानी कि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का कार्यवाही बोलने और भाग लेने के लिए कौन अधिकार है, तो यह आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, दोनों। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है, किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि ये सेंट्रल भारत में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति चुना गया था। तो देखिए सितंबर में तो बैठक हुआ नहीं था, नवंबर में नहीं हुआ था, यहाँ पे दिसंबर में हुआ था। कब, 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, और प्रथम राजेंद्र प्रसाद को नहीं चुना गया था। ठीक है, उसके बाद फिर 11 नवंबर को हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के परमानेंट यानी कि अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया है। देखिए कुतुब मीनार की अगर नींव की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में आई थिंक इन्होंने कुतुब मीनार के नींव को रखा, लेकिन इन्होंने पूरा कुतुब मीनार को नहीं बनवा पाया था, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इल्तुतमिश ने इसे क्या कराया, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है कि सल्तनत काल के सिक्के टाका, शस्गनी और एवं जीतल किस धातुओं के बने थे। जो टाका था वो चांदी के बने थे, और जो शस्गनी है ये तांबा के बने थे, और जो जीतल है ये भी तांबा के बने थे। तो टाका चांदी, तो चांदी यहाँ पहला टाका हो जाएगा, शस्गनी क्या है तो तांबा, जीतल यहाँ पे दिया नहीं है, तो यहाँ पे तांबा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे और एक बार क्या होना चाहिए, तांबा होना चाहिए, तांबा और होना चाहिए। ठीक है, तो चांदी तांबा तांबा। चलिए अगला तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर ये लंबी वीडियो हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं इस तरीके से रेगुलर सेशन देखने के लिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।